नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 81 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 81 को। यह आपकी 7 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम हिस्ट्री इतिहास के 3rd चैप्टर नाजीवाद और हिटलर का उदय को पढ़ना जारी रखेंगे। इस चैप्टर का 6th पार्ट रहेगा। इस चैप्टर में अब तक हम पढ़ चुके हैं कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है और उसमें जर्मनी की हार होती है और जर्मनी की हार के बाद पूरी कहानी बदल जाती है। जर्मनी जो एक विश्व की महाशक्ति होता है वो जीरो पे आ जाता है, फर्श पे आ जाता है और यहाँ पर जर्मनी के ऊपर थोप दी जाती है वर्साई की संधि और वर्साई की संधि के लिए जिम्मेवार जो ठहराया जाता है वो वाइमर गणराज्य को ठहराया जाता है। यानी कि जर्मनी के जो लोग थे उनको लगता है कि वाइमर गणराज्य की कमजोरी के कारण ये सब कुछ हुआ। सिर्फ बात यहीं तक नहीं थी। प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी में बेरोजगारी, महंगाई में बेतहाशा वृद्धि होती है, जो गरीबी है, निर्धनता है, उसमें वृद्धि होती है, आर्थिक महामंदी की चपेट में आ जाता है जर्मनी। इन्हीं सब का फायदा उठाता है हिटलर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक आम सैनिक के तौर पर लड़ाई लड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वो नाजी पार्टी है उसका गठन करता है और उसी जो भी कमियां थी, जो भी समस्याएं थी जर्मनी की, उसी के बल पर वो धीरे धीरे जर्मनी के चांसलर के पद पर पहुंच जाता है। जर्मनी के चांसलर बनने के बाद वो लोकतंत्र को नष्ट कर देता है और खुद वहाँ का डिक्टेटर या तानाशाह बन जाता है और सारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले लेता है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की एंट्री होती है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग 6 करोड़ के आसपास लोग हैं पूरे विश्व में मारे जाते हैं और वो केवल और केवल एक व्यक्ति की सनक के कारण मार जाते हैं, वो था हिटलर। और साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि कैसे जर्मनी में एक प्रोपगेंडा, एक प्रचार किया जाता है यहूदियों के खिलाफ और यहूदियों को उस नाजी विचारधारा के तहत जर्मनी का सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया जाता है और उनको अलग अलग तरीके से निशाना बनाया जाता है। आज की जो हमारी वर्कशीट है उसमें हम बात करेंगे नाजी पार्टी की जो विचारधारा थी, जो आइडियोलॉजी थी, जो उनका वर्ल्ड व्यू था, उसका उन्होंने प्रचार प्रसार कैसे किया, कैसे वहाँ के लोगों के मनों में जो मन थे उनके, कैसे उन्होंने नफरत पैदा की, किस तरीके से उनके ब्रेन वॉश को किया गया। उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि जो नाजी पार्टी का प्रचार जो था, प्रोपगेंडा जो था, उसको लेकर के लोगों के, वहाँ के लोगों का रिएक्शन क्या था और बात करेंगे हम महाध्वंस की, हॉलोकॉस्ट की, वो क्या था। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जो नाजी शासन था, इसको आप नाजी बोलिए, नाजी बोलिए, एक ही बात है क्योंकि इंग्लिश में इसको नाजी बोला जाता है और हिंदी में हमारी जो बुक है एनसीईआरटी की उसमें नाजी शब्द है वो प्रयोग में लाया गया। नाजी विषयों का दृष्टिकोण का प्रचार कैसे किया। जो नाजी शासन था उसने मीडिया का बड़े ही होशियारी से इस्तेमाल किया उस दौर में। आजकल के अगर दौर की बात करें तो आजकल मीडिया का उपयोग किया जाता है। हर सत्ता पक्ष जिसकी सरकार होती है वो कुछ हद तक जो मीडिया उसको प्रभावित करने की कोशिश करता है। लेकिन उस दौर में जब सोचा भी नहीं जा सकता था, उस दौर में हिटलर ने, नाजी पार्टी ने मीडिया का बड़े सोच समझ करके प्रयोग किया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए नए शब्दों का प्रयोग किया, यानी कि जो अपनी प्रोपगेंडा था, प्रचार प्रसार के लिए नए शब्द इजाद किए उन्होंने। नाज़ियों के अपने अधिकृत दस्तावेजों में उन्होंने, जो भी उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें कहीं पर भी मर्डर, हत्या या फिर मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं किया था। यानी अगर बाहर वो डॉक्यूमेंट जाते हैं या कहीं पर भी तो कोई समझ ही ना पाए कि हो क्या रहा है। तो उन्होंने कभी भी हत्या या मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार उन्होंने किया, स्पेशल ट्रीटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया था। या फिर अंतिम सॉल्यूशन यानी कि लास्ट सॉल्यूशन या अंतिम समाधान शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने। यूथनेजिया, विकलांगों के लिए शब्द का प्रयोग किया था जब उनको मारा जाता था। ऐसे चयन और संक्रमण मुक्ति शब्दों का प्रयोग किया गया था। यानी कि कुछ नए टर्मोलॉजी का इस्तेमाल किया था ताकि बाहर के जो गुप्तचर है या किसी को भी कानो कान खबर ना हो। इसी तरीके से इक्वेशन, खाली कराना का आशय था कि लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नान घर के जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। नाज़ी विचार जो थे, विचारधारा जो इनकी थी, जैसे यहूदी उनके दुश्मन है या सारी समस्याओं की जड़ है वो यहूदी है और सर्वश्रेष्ठ जो प्रजाति है वो नाजी जो आर्यन लोग हैं, जर्मन आर्यन लोग हैं। तो ये जो विचारधारा थी इसको फैलाने के लिए उन्होंने तस्वीरों का सहारा लिया, फिल्मों का, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों, इश्तिहारों, पर्चों, सबका सहारा लिया जो उस वक्त लिया जा सकता था। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मन की खास छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था और ये तय था
कि उनके दुश्मन कौन थे। उनके दुश्मन थे मुख्य तौर पे यहूदी, इसके अलावा पोलिश लोग हो गए, या फिर जो लोग थे जिप्सीज थे। तो उनको उनके दुश्मन के तौर पर दिखाया जाता था और उनका मजाक उड़ाया जाता था कि लोगों के मन में ये बिठाया जा सके कि इनसे आप प्यार नहीं कर सकते, इनसे आप दोस्ती नहीं रख सकते। समाजवादी और उदारवादियों को कमज़ोर और पथभ्रष्ट की तरह दिखाया जाता था कि समाजवादी थे, उदारवादी थे, उनका मजाक उड़ाया जाता था। यानी वो जानबूझ के किया जाता था कि लोग हैं उनकी साइड ना ले पाए, ताकि लोग हैं उनकी साइड में उनके प्रति समर्थन ना बढ़ पाए। तो इसलिए उनके ऊपर कटाक्ष किए जाते थे, अलग अलग साजिशें की जाती थी, अलग अलग तरीके से उनको कमज़ोर दिखाया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कह करके भी बदनाम किया जाता था। जब भी वो कोई मुद्दा उठाते तो उनको विदेशी एजेंट कहा जाता था कि ये उस देश की भाषा बोल रहे हैं या फिर उनके कहने पे ये ऐसा करें। नात्सीवादी या नाजीवादी ने जो लोग थे उन्होंने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला और उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को उन्होंने अवांछितों पर केंद्रित कर दिया, यानी कि बाकी मुद्दे पीछे बुला दिए। जो महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का, निर्धनता का मुद्दा था, इसकी बजाय उन्होंने इस टाइप की पॉलिटिक्स की कि सारा का सारा जो ध्यान है वो अनवांटेड जो लोग थे, अवांछित यहूदी, पोलिश और जिप्सीज और जो विकलांग लोग थे उन पर केंद्रित करवा दिया और सारा का सारा गुस्सा उनका था वो उस साइड में डाइवर्ट कर दिया एक तरीके से। यानी कि ये उनकी प्रचार कला थी, इस तरीके से उन्होंने अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया था। अब लोगों का रिएक्शन क्या था? जो जर्मनी के लोग थे उनका रिएक्शन कुछ अलग या मिला जुला था। ज़्यादातर जो लोग थे वो नात्सी शब्द भंडार, जो शब्दों का आडंबर था या जो धुआंधार प्रचार था उसका शिकार हो गए थे। यानी कि एक तरीके से वो भी उसी तरीके से सोचने लगे थे, उसी चश्मे से देखने लगे थे जिस चश्मे से हिटलर और उनकी पार्टी उनको दिखाना चाहते थे। वे दुनिया को नात्सी नज़रों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नात्सी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। यानी कि उन्हें लगने लग गया कि जो नाजी पार्टी जो कुछ भी कर रही है वो बिल्कुल सही है, उनके साथ रहेंगे। उन्हें पक्का विश्वास था कि नात्सीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने नाजीवाद का जमकर विरोध भी किया। ऐसा नहीं कि सारे ही उनके साथ थे, कुछ लोग थे जिन्होंने खुल करके इसका विरोध भी किया था। हालांकि अधिकांश लोग कोई विरोधी कदम उठाने या अपना मतभेद व्यक्त करने या नाजीवाद का विरोध करने से डरते भी थे। वे अपने दिल की बात कहने के बजाय आंख फेर लेना या इग्नोर करना ज़्यादा बेटर समझते थे। यानी कि तीन समूह हो गए। कुछ लोग जो नाजीवाद के चश्मे में उसके रंग में रंगे गए थे। दूसरे प्रकार के लोग थे वो लोग थे जो विरोध कर रहे थे, बहुत कम लोग थे। और ज़्यादातर लोग ऐसे थे जिनको लग रहा था कि ये गलत हो रहा है, लेकिन वो बोलने के लिए तैयार नहीं थे, वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो ये था उन लोगों की प्रतिक्रिया। अब बात आती है होलोकॉस्ट की, महाध्वंस की। महाध्वंस क्या था? ये एक बड़ी घटना थी, यानी जिसको महाध्वंस या होलोकॉस्ट कहा जाता है, कि जो सामूहिक तौर पर कत्लेआम किया गया था उसको महाध्वंस या होलोकॉस्ट कहा गया। क्योंकि ये जो यहूदी लगा लीजिए, पोलिश या जिप्सी लगा लीजिए, लगभग 84 लाख के आसपास का आंकड़ा बैठता है जिनको द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मार डाला गया था, हत्या की गई थी उनकी सामूहिक तौर पर। तो उसके लिए महाध्वंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो कुछ भी हुआ उसकी गवाही घेटो क्या होता है? वो इलाके जहाँ पर एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ओके, यानी कि जैसे यहूदी लोग थे उनको घेटाइजेशन उनका हो गया था, एक इलाके में उनको रहना पड़ता था मजबूरी के तौर पर। ओके, तो घेटो या फिर जो कैंपों में रहने वाले, कैंपों में मतलब जिनको भेज दिया गया था मारने के लिए, तो वहाँ पर नारकीय जीवन भोगने वाले के लिखित दस्तावेजों में स्पष्ट देखा जा सकता है कि क्या कुछ हुआ था। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने डायरी लिखी, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने नॉवल लिखे, बहुत कुछ लिखा गया था। बाद में ये जो दस्तावेज, ये जो डॉक्यूमेंट्स मिले, तो उनसे पता चलता है कि किस तरीके से उनको डराया जाता था, किस तरीके से उनको मारा गया था। उनमें से बहुत सौ ने डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी, दस्तावेजों के संग्रह बनाए। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, डायरी, साहित्य, वृत्ति चित्रों, गीतों, स्मारकों और संग्रहालय में इस महाध्वंस का इतिहास या स्मृति आज भी जिंदा है। बहुत से देशों में ऐसे एविडेंस में आपको मिल जाएंगे। आप कहीं से भी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एक इसी प्रकार की लड़की थी, उसने डायरी लिखी थी, क्या कुछ हुआ, उसी का एक चैप्टर आप 10th क्लास में पढ़ने वाले हो। तो वो सब कुछ कहाँ हुआ? जर्मनी में हो रहा था। कौन कर रहा था? नाजी पार्टी कर रही थी। तो ये जो कत्लेआम हुआ था सामूहिक तौर पर, उसे ही महाध्वंस कहा गया। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जो भी अभी अलग अलग देशों में रखा गया। उन लोगों के लिए एक तरीके से श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन कठिन दिनों में प्रतिरोध का साहस दिखाया था, जिन्होंने कुछ लिखा था, जिन्होंने विरोध किया था।
उन लोगों के लिए सारी बातें शर्मनाक यादगार भी है जिन्होंने जुल्म ढाए, या फिर उन लोगों के लिए ये चेतावनी है जिन्होंने खामोशी सब कुछ देखा। अगर वो लोग आवाज़ उठाते तो शायद इतने सारे लोग थे, उनका कत्लेआम नहीं होता, वो शायद आज इतने सारे लोग थे, वो उस वक्त मारे ना जाते। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब इसी पर बेस्ड है कुछ आसान से प्रश्न, चलिए इनको हल करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन रहेगा कि हिटलर ने नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को जर्मनी में कैसे आकर्षक बनाया, लोगों तक कैसे पहुंचाया, ये हमें बताना है। तो पहला, हिटलर ने मीडिया का प्रयोग अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए जमकर किया। मीडिया का प्रयोग किया उन्होंने नए शब्दों जैसे विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान आदि का प्रयोग किया ताकि आम लोगों को, दूसरे देशों के लोगों को समझ में न आए। तीसरा, नाजी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए रेडियो, तस्वीरों, फिल्मों, पोस्टरों आदि का सहारा लिया गया और इसमें यहूदियों का मजाक उड़ाया जाता था। चौथा, यहूदियों को भ्रष्ट और विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता ताकि लोग उनका साथ ना दे पाए। तो ये कुछ तरीके थे जिससे कि नाजी विश्व दृष्टिकोण था उसका प्रचार प्रसार किया गया, उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया था। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा हमारा प्रश्न है कि महाध्वंस का अर्थ नाजियों और यहूदियों के लिए किस प्रकार भिन्न था, यह हमें बताना है। तो नाजियों के लिए महाध्वंस जो था, होलोकॉस्ट था, वह उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार और देश के जर्मन आर्यन के शत्रुओं का विनाश था। यानी कि उनके लिए ये पॉजिटिव था कि हम विनाश करें। किसका विनाश करें? अपने शत्रुओं का विनाश करें। जबकि यहूदियों के लिए महाध्वंस का अर्थ था सामूहिक कत्लेआम, यातना, पीड़ा, डर, भय, नारकीय जीवन था जिसमें लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। यहाँ पे घाट रहेगा शब्द, मौत के घाट उतार दिया गया था। तो ये यहूदियों के लिए तो था सामूहिक कत्लेआम, जबकि नाजियों के लिए था अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार और अपने दुश्मनों का विनाश। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा, तीसरा हमारा प्रश्न है कि नात्सीवाद के प्रचार को आम लोगों ने किस प्रकार लिया, ये हमें बताना है। यानी कि आम लोगों का रिएक्शन क्या था। ज़्यादातर लोग नात्सी धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नात्सी नज़रों से देखने लगे। उन्हें लगता था कि नात्सीवाद ही देश का विकास करेगा। कुछ लोगों ने इसका विरोध, तो कुछ लोग तटस्थ रहे, जो हो रहा था उसे देखते रहे। यानी कि ज़्यादातर लोग उनके साथ हो लिए, कुछ लोगों ने विरोध किया और कुछ लोग बस देखते रहे कि जो हो रहा है वो होने देते हैं। यानी कि वो बोलते नहीं थे, वो एक तरीके से इन चीज़ों को इग्नोर करते रहे। उसके बाद फोर्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा, चौथा प्रश्न है, कल्पना कीजिए आप जर्मनी के किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं। ओके, स्कूल में बहुत सारे आपके यहूदी दोस्त हैं। आपका मानना है कि यहूदी खराब नहीं होते। ऐसे में आप अपने पिता से क्या कहेंगे, इस बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। तो मैंने अनुच्छेद की बजाय यहाँ पर लिख दिया है एक तरीके से आपस में जो बातचीत हो रही है, संवाद है, उस रूप में लिखा है। विद्यार्थी, पिताजी मेरे स्कूल में बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से कुछ यहूदी भी हैं। पिता, अच्छा पिताजी, वो सब बहुत अच्छे हैं, पर मुझे समझ में नहीं आता हमें उनसे नफरत करना क्यों सिखाया जा रहा है। ईश्वर तो एक ही है। सभी धर्म उस ईश्वर को प्राप्त करने के अलग अलग मार्ग हैं। फिर किसी धर्म के आधार पर कोई अच्छा या खराब कैसे हो सकता है? इंसान अपने कर्म से श्रेष्ठ बनता है ना पिताजी? पिता, बिल्कुल सही कहा बेटा आपने। ओके, तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपके क्लास 10th SST सोशल साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूँ, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग 1 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर क्वेश्चंस, मैथ वर्क भी। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे क्लास 9 सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ पर आपको ये सभी वीडियोस मिल जाएंगे। और ये सभी वीडियोस अगर आप 90+ स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मोर देन इनफ रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।